Hi friends, my name is Kanya Patel. In this video, we'll study chapter number 1 of Standard 11 Economics, Indian Economy on the Eve of Independence. This will be of the Commerce and Arts section. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है, 11वीं कक्षा की कॉमर्स और आर्ट्स सेक्शन में से। So friends, in the third part we saw how the population census had started being taking from 1881 and then it started till 1921, and the figures and the numbers were not that reliable. The data was not reliable. However, there was not fair and things that were supposed to be considered while taking the data were not done, is what every economics teacher or I'd say. दोस्तों 1821 से लेकर 1921 तक, 1881 से लेकर 1921 तक जब ये सेंसस लेना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, वो डेटा ज़्यादा विश्वसनीय नहीं था। बहुत सारे टीचर्स और इकोनॉमिक के टीचर्स हम भी कहते हैं कि इट्स नॉट वर्थ, वो ज़्यादा डिटेल में जाने जैसा नहीं था, काफ़ी बायसनेस था, अनरिलायबल डेटा था वो। And like other policies, even the foreign trade was done with the benefit of colonial rule, benefiting the Britishers only. और फॉरेन ट्रेड भी जो हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के दरमियान लगाए गए कॉलोनियल रूल के से ही ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो वहाँ पे भी हमको नुकसान था। डेमोग्राफी के हिसाब से पॉपुलेशन में जो मोर्टेलिटी रेट थी वो भी बहुत ख़राब थी। सो द पीपल हु वर डाइंग ड्यूरिंग दिस कॉलोनियल पीरियड वॉज वेरी हाई। वी सीन द एयरबोर्न डिजीजेज एंड वाटरबोर्न डिजीजेज वर एट वेरी हाई रेट। सो पानी से या हवा से होने वाली बीमारियों की वजह से भी लोगों की मृत्यु बहुत हाई थी। बच्चे को भी मृत्यु मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था। द इन्फेंट रेट वॉज मोर्टेलिटी रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई। So this being the final and fourth part of the chapter, we'll continue from where we stopped and try to study ahead. दोस्तों जहाँ से हमने रोके हैं तीसरे पार्ट में, वहाँ से हम यहाँ चौथे पार्ट में आगे बढ़ेंगे और जितना जानना है उसमें और कुछ जानकारी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। Infrastructure. Under the colonial regime, basic infrastructure such as railways, ports, water transport, posts and telegram did develop. कॉलोनियल रूल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि रेलवेज, पोर्ट्स था, वाटर ट्रांसपोर्ट था, पोस्ट और टेलीग्राम सिस्टम्स. However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to serve various colonial interests. इसके बावजूद इसका रियल मोटिव ये नहीं था कि लोगों को ये बेसिक नेसेसिटीज़ मिले, लेकिन उनके कॉलोनियल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो. रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द इवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. ब्रिटिश रूल के पहले जो रोड्स भारत में बने थे वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or to the port to send these to the faraway England or other lucrative foreign destinations. प्राथमिक तौर पर जो रोड बनाए गए थे उसका हेतु ये था कि उनकी मोबिलिटी में ज़्यादा आसानी हो जाए. अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रैवल करना है, तो ट्रैवलिंग इजी हो जाए. ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल को भी यहाँ से देश के कोने कोने से निकाल के पोर्ट्स तक और वहाँ तक पहुँचाना है, बंदरगाह तक या किसी एयरपोर्ट तक, तो वो हो सकते हैं. फिर आर्मी को पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए बेसिक रोड्स अच्छे होने चाहिए. ये सारी चीज़ दिमाग में थी. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक भी अगर उनको जाना है, पोर्ट तक जाना है, तो वहाँ से रोड्स अच्छे होने चाहिए. तो ये हेतु था. और ये हेतु होगा तो ये रोड्स इतने अच्छे होंगे तो उनका हेतु क्लियर होगा कि भाई ये रोड्स मोबिलाइजिंग के लिए हैं, खुद के स्वाद के लिए, लेकिन लोगों के लिए नहीं. सो जब ये सामान पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स पे पहुँचेंगे तो वो वहाँ से फार अवे कंट्रीज इंग्लैंड में भेजेंगे या किसी और फॉरेन डेस्टिनेशन में जहाँ उनके बिजनेस रिलेशनशिप्स है. There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to other rural areas during the rainy season.
वैसे रोड्स तो थे ही नहीं जिससे किसी भी कंडीशन में वो वहाँ अच्छी तरह से क्वालिटी से मेंटेन हो, जिसे ऑल वेदर रोड्स बोलते हैं, जो किसी भी वातावरण में किसी भी एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सके। वैसे रोड की बहुत कमी थी पूरे भारत में। नेचुरली देयरफॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड जनरसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड फेमाइंस। तो इसी की वजह से जब नेचुरल कैलामिटीज़ और फेमाइंस आते थे, कोई तकलीफें आती थी, कुदरत एक आपत्ति अगर आती थी, उसके वजह से इन लोगों का जनजीवन, जो इन एरियाज़ में रहते थे हमारे लोग, उनको बहुत तकलीफ़ें होती थी। The British introduced the railways in India in 1850 and it is considered as one of the most important contribution. ब्रिटिश ने रेलवे की शुरुआत भारत में 1850 में की थी और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसा माना जाता है। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज। रेलवेज ने भारत के अर्थतंत्र को दो इम्पोर्टेंट तरीके से असर किया। On one hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. तो एक तरफ लोगों को पूरे जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करना, कल्चरल बैरियर्स वहाँ टूट गए और ट्रैवल करना काफ़ी इजी हो गया। दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर था भारत का, जो पूरे देश भर में व्यापक था, फैला हुआ था, उसको रेलवेज आने से उसका ट्रैवलिंग स्ट्रीमलाइनिंग ईजी हो गया। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर माल सामान लेके जाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके जाना है, वो काफ़ी ईजी हो गया। तो दो बेनिफिट्स यहाँ इंडिया को मिले। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट undoubtedly expanded, but it benefited rarely accrual to the Indian people. भारत का एक्सपोर्ट यहाँ अनडाउटेडली बहुत ही एक्सपांड हुआ, बहुत ही फैलने लग गया, बढ़ने लग गया, लेकिन उसके बेनिफिट्स भारतीय लोगों को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं ये एक्सपोर्ट्स पे और इम्पोर्ट्स पे सारा कंट्रोल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का था और ब्रिटिशर्स का था। The social benefits which the Indian peoples gained owing to the introduction of railways were thus overweighted by the country's huge economic loss. तो सोशल बेनिफिट जो भारतीय लोगों को मिले, ट्रैवल करना, जो अनाज जो उगता था खेत में यहाँ से हवा लेके जाना, वो मिला, लेकिन उसके सामने जो कीमत चुकानी पड़ती थी, भारत को इकोनॉमिक लॉस जो था वो बहुत बड़ा था। Along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes. तो रोड का डेवलपमेंट, रेलवेज का डेवलपमेंट जो था, उसके साथ साथ कॉलोनियल डिस्पेंसेशन जो था, वो लोग ने काफ़ी डेवलपमेंट इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स के लिए किया, मतलब सी रूट जो बोलते हैं उसमें भी किया। हाउएवर दीज मेजर्स वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये संतोषदायक प्रयास नहीं था। The inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the coastal canal of the Orissa coast. तो ये इंडियन इनलैंड वाटरवेज जो थे वो बहुत बार महंगे पड़ते थे, अनइकोनॉमिकल थे। जैसे कि एग्जांपल की तरीके जो कोस्टल कैनाल बनाया था ओडिशा में, दो द कैनाल वाज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट्स एक्सचेकर, yet it failed to compete with the railways, which soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned. तो ये जो कोस्टल कैनाल बनाया गया था वो गवर्नमेंट के खर्चे पर, मतलब जो टैक्स पेयर था उसके पैसे से बनाया गया था, लेकिन वो रेलवे के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाया। उसके वजह से ट्रैवलिंग उस रीजन पे बहुत महंगा हो गया था। तो कंपटीशन इतना था कि मतलब रेलवे के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें तो बहुत महंगा पड़ता था, तो अल्टीमेटली लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राम इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो एक्सपेंसिव सिस्टम एक बनाया गया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राम का इंडिया में। इसने समाज में और भारत भर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का तो रीज़न अच्छे से सर्व कर ही लिया था। The postal service, on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. लेकिन दूसरे हाथ पर जो पोस्टल सर्विस था वो जो काफ़ी प्रसिद्ध भी था, लोकल लोगों में उसके पर्पस भी सर्व हो रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सब तक पहुंचना उसको मुश्किल था। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर 8। तो 8वें पार्ट में हम इस वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज के लेवल पे है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। Conclusion: by the time India won its independence, the impact of the 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy. तो वो समय आया जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, तब तक
दो शतक तक दो शतकों तक जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यहाँ चला, उसका असर भारतीय इकोनॉमी में हर जगह पे दिखाई दे रहा था। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी स्लैडेड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स बढ़ गए थे और प्रोडक्टिविटी एकदम कम थी, प्रोडक्टिविटी उत्पादन कम था। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, उसमें मतलब इनोवेशन नहीं हो रहा था, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं था, इंग्लिश पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत मांग रहा था प्राइवेट लोगों का शायद। फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। फॉरेन ट्रेड भी था, वो एक ही ध्येय से बनाया गया था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हो रहा था उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। Infrastructure facilities, including the famed railway network, needed upgradation, expansion and public orientation. Infrastructure facilities जो थे, जिसमें रेलवेज भी थी, उसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी और पब्लिक ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये सारा उनका उद्देश्य खुद के स्वार्थ के लिए थे ब्रिटिशर्स के। Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare-oriented of public economic policies। तो पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के सारी अपग्रेडेशन होना ज़रूरी था, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल नीचे लाना ज़रूरी था, पॉवर्टी लेवल को भी कंट्रोल में करना ज़रूरी था, लेकिन इसमें से कुछ हो रहा नहीं था। In a nutshell, the social and economic challenges before the country were enormous। तो शॉर्ट में बोलना है तो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो भारत के सामने थे कंट्री के लिए, वो बहुत सारे थे जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे। Friends, as you know, I put in a lot of efforts to make every video. It takes almost 7 to 8 hours for me to make one video। दोस्तों, जैसे आप जानते हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ हर वीडियो बनाने के लिए। एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, एक वीडियो कंप्लीट करने में मुझे 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा 4th पार्ट यहाँ ख़त्म होता है और ये चैप्टर का आखिरी पार्ट था, वो भी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ अब तक आपके सामने डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे कि भारत के इकोनॉमिक की हालत 1947 पे कैसी थी इंडिपेंडेंस के दिन पर, और जब ब्रिटिशर्स आए उस दिन से किस हालत में उन्होंने यहाँ पे सब डेवलपमेंट चालू किया, किस ध्येय से किया, और एंड में किस हालत में हमको छोड़ के गए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर क्लियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, एंड अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड stagnation on the Indian economy। So if you have any doubts, friends, please do revisit the video again। दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये वीडियो फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।